गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो सब अच्छे हैं। ठीक है बेटा, कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था मनी एंड क्रेडिट। अब इसी चैप्टर को हमने पीछे कल वाले चैप्टर में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मुद्रा जो होते हैं विनिमय का माध्यम होती है। और आज हम अपना उसी का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बैंकों में निक्षेप कि डिपॉजिट्स इन बैंक, कि बैंकों में जो हम जमा करते हैं वो क्या होता है। ठीक है। अब इसमें हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं कि लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम अपने जब हमारे पास जो सरप्लस, मान लो मुझे सैलरी मिलती है, ठीक है, 10,000 रुपीज़ है और मेरा जो मंथली खर्चा है 5,000 रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद जो मेरा सरप्लस बच गया 5,000 रुपीज़ सेविंग होगी। मैं उस सेविंग का क्या करूँगी, उसको कहाँ पे जमा कराऊँगी, कहाँ रखूँगी। घर में रखती हूँ तो भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे चोरी होने का भी डर होता है और ना उस पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो जो हमारे पास सरप्लस मनी होती है, जो हमारी सेविंग होती है, हम उसको बैंक में अपने नाम से एक अकाउंट ओपन कराकर वहाँ पर अपना जो बचा हुआ धन होता है उसको हम वहाँ पर जमा करा देते हैं। और यहाँ पर ये पूरा सुरक्षित रहता है और सुरक्षा के साथ साथ हमें इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। अब मान लो मैंने 5,000 रुपीज़ 3 मंथ्स तक मैंने बैंक में डिपॉजिट किए, मेरे बैंक में डिपॉजिट होगा 15,000 रुपीज़। ओके, लेकिन मुझे अचानक से मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं फिर वहाँ से 5,000 या 6,000 मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ से फिर अपना पैसा निकाल भी सकती हूँ। ठीक है, बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। अब मैंने जमा करा दिए थे, मेरे जमा हो गए थे 3 मंथ्स तक 15,000 और मुझे बीच में ज़रूरत पड़ गई 6,000 की एक्स्ट्रा रुपीज़ की उस अगले मंथ में। तो जब मैं वहाँ से उस पैसे को निकाल के लेके आई तो मीन्स था कि मांग जमा जो हमने जमा कर रखा था और हम निकाल रहे हैं तो उस पैसे को कहा है मांग जमा, कि मेरी जमा की हुई की मुझे ज़रूरत पड़ गई है और मैं उसको मांग सकती हूँ या अपने पास वापस ले सकती हूँ। और बैंक में से ये सुविधा हमें मिलती है कि हम अपने डिपॉजिट किए हुए पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। मुद्रा क्या है? एक विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। अभी जो देखो कि हम पेमेंट करते हैं, पहले टाइम में तो क्या था कि हम वस्तुओं के बदले वस्तु लेकर जाते थे, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था, ख़रीदार भी ढूंढना उसका, ठीक है, या उस सामान को ढोकर ले जाना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। फिर हमने मुद्रा आई, पैसे हम अपनी पॉकेट में डालकर लेके जाते हैं तो हम कुछ भी खरीद कर वहाँ से ले आते हैं। ठीक है, वो भी थोड़ा सा चोरी होने का भी डर होता है या ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो थोड़ा सा डर रहता है हमें जब लेके जाते हैं पैसे। लेकिन अब उससे भी एक और इजी तरीके आ गए अब हमारे, आपने देखा होगा अब हम कई तरीक़ों से भुगतान करते हैं। पहले जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था तो हम चेक से या डीडी बनाकर पैसों का पेमेंट करते थे। ठीक है, जो भी हमारी पेमेंट होती थी हम किससे कर देते थे, कैश ना ले जाकर चेक से। ये होता है चेक। ठीक है, ये है चेक, ये ऐसा चेक होता है, इस चेक से हम वहाँ पर उनको भुगतान करते हैं। ठीक है, अब ये चेक क्या होता है कि जिसका भी अकाउंट होता है बैंक के अंदर और हमें जिसको पैसे देने होते हैं हम उसका नाम लिख देते हैं। ये जैसे प्रेम कुमार को इसने दिया है, क्या है, सलीम, एम सलीम को चमड़ा आपूर्ति को भुगतान करना है, उसके लिए वह विशेष रकम का चेक लिखता है, प्रेम के नाम पर वो चेक लिखता है। ठीक है, तो ये क्या है प्रेम के यहाँ से तो पैसा जो है प्रेम के अकाउंट में चला जाएगा
और किसके अकाउंट से निकलेगा? वो सलीम के अकाउंट से यहाँ से वो पैसा निकलेगा। सलीम प्रेम को पैसे दे रहा है 57,000 रुपीज़। क्या दे रहा है? 57,000 रुपीज़ वो दे रहा है। तो जो 57,000 रुपीज़ हैं वो डेबिट हो जाएंगे कहाँ से? सलीम के अकाउंट से, और क्रेडिट हो जाएंगे किसके अकाउंट में? प्रेम के अकाउंट में। प्रेम के अकाउंट में वो चले जाएंगे और सलीम के अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे। तो ऐसे ही हमने बिना नगद लिए हमने भुगतान किया है, पेमेंट हमारी हो गई है। ठीक है, अब तो ये तो था चेक का, जब अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टार्ट नहीं था। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग जब हो गई स्टार्ट, तो हमारे पास और भी कई सारे मीडियम आ गए हैं। जैसे कि हम अपना ऑनलाइन डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से करते हैं, एटीएम कार्ड होता है ना, उससे हम करते हैं। दूसरा फ़ोन पे से करते हैं, पेटीएम से करते हैं, गूगल पे करते हैं। तो ये सब क्या है? कैशलेस है। ये चेक भी कैशलेस था, सिस्टम था, और हमें इन्हीं को ज़्यादातर अडॉप्ट करना चाहिए। समझ आ गया इतना? अब नेक्स्ट आता है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। अब जो ये क्वेश्चन है, आओ इन पर विचार करें एक बार। तो इनका आप आंसर अपने आप से खुद करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। अब ये कहा है कि बैंक जो है, अब हमारे पास मैंने 15,000 रुपये जो मेरे पास एक्स्ट्रा था, उसको मैं बैंक में जमा करा देती हूँ। ठीक है, मेरे अकाउंट में जमा हो जाता है वो। ठीक है, पैसा मेरा है, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उस पैसे को निकाल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मान लो मुझे उस पैसे की 1 साल तक ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मेरे पास वो मेरा पैसा कितना डिपॉजिट हो गया? 5,000 12 मंथ तक 60,000 रुपीज़। ठीक है, तो मेरा पैसा 60,000 रुपीज़ बैंक के पास में डिपॉजिट रहा वो। तो बैंक उस पैसे का क्या करता है? जबकि बैंक के पास मेरा पैसा जमा है, तो बैंक मुझे उस पर इंटरेस्ट लगा के, ब्याज लगाकर मुझे उसको सरप्लस करके देता है। ठीक है, फिर बैंक करता क्या है उन पैसों का? ये एक बात है। ठीक है ना, अब हमारे माइंड में आया कि इतने सारे लोग पैसे जमा कराते हैं, तो बैंक उन पैसों का क्या करता है? ठीक है, अब ये यहीं पे ये बात बता रहा है कि जो बैंक होता है, जमा का केवल 15% पैसा अपने पास रखता है। बैंक में डेली लोग जो भी पैसा जमा कराने आते हैं, उसका सिर्फ वो 15% अपने पास रखता है। तो बाकी का क्या करता है फिर वो? अब ये दिया हुआ है, बाकी का बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। अब मैंने डिपॉजिट करा दिया पैसे, ठीक है, वहाँ बैंक में जमा रहे। अब कोई भी ज़रूरतमंद होता है, जिसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करेगा? बैंक से लोन लेता है। लोन लेते हैं ना, जैसे हमें अपना कोई कारोबार स्टार्ट करना होता है, तो हम लोन लेते हैं। तो बैंक ज़रूरतमंद लोगों को क्या करता है? वो पैसे देता है, लेकिन उसके बदले में वो कुछ कोलेटरल रखवाता है, ज़मानत के रूप में भी उनसे रखवाता है। और जब पैसा देता है बैंक, उसको कर्जदार को ऋण देता है, तो उस पर वो इंटरेस्ट लगा कर देता है। बैंक जितना हमें जमा करके हम पैसे जमा करते हैं, उस पे कम इंटरेस्ट देता है हमें, और जिनको वो ऋण दे रहा है उसको वो ज़्यादा इंटरेस्ट लगाकर देता है। कि वो उन्हें, मान लो हमें वो 8% दे रहा है बैंक इंटरेस्ट, तो जो ऋण लेने वाले हैं उनसे वो 10% इंटरेस्ट उनसे लेता है। समझ आई ये बात? क्या कहा है कि जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो बैंक एक मध्यस्थता स्थापित करता है उन लोगों के बीच में जिनके पास सरप्लस पैसा है, और उन लोगों को जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जिनके पास पैसा नहीं है, उन